Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today we will continue our 15 days polity series and cover fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं, बट इसका ये नाम क्यों पड़ा? फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी पर्सन के जीवन जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इफ़ देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट देयर इज़ नो फ्रीडम. आपकी ज़िंदगी जेल जैसी हो जाएगी. गॉट इट? फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 12 to 35 दिया हुआ है. वाई फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल? फर्स्ट, ये किसी भी इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सेकेंड, फंडामेंटल राइट के बिना कोई भी इंडिविजुअल डिग्निफाइड मैनर में सर्वाइव नहीं कर सकता. फंडामेंटल राइट सिक्योर आर पॉलिटिकल फ्रीडम, वेयर एज DPSP सिक्योर आर सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ऑफ एब्सोल्यूट नेचर. ओके, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं. लाइक ड्यूरिंग इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड. फॉर एग्जांपल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है एंड प्रेसिडेंट चाहे तो बाकी के फंडामेंटल राइट्स भी सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21. So originally in our constitution there were 7 fundamental rights. Okay, that is right to equality from article 14 to 18, right to freedom from article 19 to 22, right against exploitation article 23, 24, right to freedom of religion article 25 to 28, cultural and educational rights that is article 29 and 30, right to property article 31, right to constitutional remedies that is article 32. But in 1978 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 19 क्लॉज 1F एंड आर्टिकल 31 वो डिलीट कर दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और एज अ लीगल राइट इंट्रोड्यूस किया गया. सो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर हमें पता चला. फर्स्ट इज राइट टू प्रॉपर्टी किस अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट किया गया? आंसर इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978. सेकेंड क्वेश्चन इज क्या इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं? आंसर इज यस एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. चलिए अब एक एक करके अपने आर्टिकल्स को कवर कर लेते हैं. आवर फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 12. द मीनिंग ऑफ स्टेट फॉर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 दैट इज DPSP आर सेम. ये बहुत लोगों को नहीं पता होता. DPSP में भी सबसे पहले यही लिखा है. फॉर एनीथिंग एल्स स्टेट कैन मीन अदर थिंग. ओके, सो आर्टिकल 12 में स्टेट वर्ड की डेफिनेशन दी है जो कि एक ब्रॉडर टर्म है. इस स्टेट के अंदर ओनली स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट बॉडीज, LIC, ONGC, लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी सब आ जाता है. बट जुडिशरी डजंट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट. नाउ अंडरस्टैंड दिस. एज आई टोल्ड यू, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ जाता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ यूनियन. गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट आ जाता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ऑल लोकल अथॉरिटीज़ आ जाती है, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी हो, चाहे पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो, एंड ऑल अदर अथॉरिटीज़ लाइक LIC, सेल, ONGC, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ सब स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आता है. ऑल अबव 4 कैन बी चैलेंज इन कोर्ट एज अ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स. ये जितने भी ऊपर हमें 4 चीज़ दी हुई हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government of legislature of state, local bodies and all other authorities, all these can be challenged in court अगर ये fundamental rights को violate करते हैं. According to Supreme Court, even a private body or agency working as an instrument of state falls within meaning of state under Article 12. Now we will move to Article 13, that is laws inconsistent with fundamental rights. Article 13 says that it declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. अब इसका मतलब क्या है? No law can violate fundamental rights. कोई भी law fundamental right को violate नहीं कर सकता. ठीक है? All pre-constitutional laws cannot violate fundamental rights. ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए. कोई भी law जो बनेगा वो fundamental rights को नहीं violate कर सकता. जो पहले pre-constitutional law जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारे लॉ बन चुके हैं वो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल इज आर IPC, इंडियन पीनल कोड 1860.
ओके। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी लॉ थे वो भी हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, जैसे कि इंडियन पीनल कोड 1860। 13 क्लॉज 2 दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, ये स्टेट को ऐसे लॉज बनाने से रोकता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के थ्रू हमारा जो आर्टिकल 13 है वो जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज करता है इंडिया के सारे लेजिस्लेशंस के ऊपर, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो या फिर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके। और नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 14 दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब इंडिया में हमें इक्वालिटी चाहिए तो हमें दो चीज़ें करनी थी। पहली, हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट को प्रोहिबिट करना था, और दूसरी, हमें इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड करना था। तो एक है नेगेटिव अप्रोच और सेकंड है पॉजिटिव अप्रोच। अब आर्टिकल 14 दोनों चीज़ों को इंक्लूड करते हुए दो चीज़ों की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ सेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, नो वन विल बी गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। तो ये है एक नेगेटिव अप्रोच। इंग्लैंड में इसे रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट आई टोल्ड यू, इक्वालिटी बिफोर लॉ सेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। ये हमारा ब्रिटिश ओरिजिन है, ब्रिटिश में इसको रूल ऑफ लॉ बोला जाता है बाय ब्रिटिश जूरिस्ट A.B. डाइसी। ओके। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका ओरिजिन है अमेरिका। ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट गिवन बाय एरिस्टोटल। अब ये क्या कहता है, ये कहता है एक जैसे लोगों को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, इक्वालिटी टू ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, similar application of same law to all persons who are similarly situated, like would be treated alike without any discrimination. Got it? अब आर्टिकल 14 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम इंपॉर्टेंट केसेस के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट केस इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें हमें रूल ऑफ गोल्डन ट्राइंगल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा आर्टिकल 14 वायलेट होता है तो हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा आर्टिकल 19 वायलेट होता है तो 21 और 14 ऑटोमेटिकली वायलेट हो जाएगा। वाइसा वर्सा, 21 वायलेट होता है तो 19 ऑटोमेटिकली हो जाएगा और 14 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। राइट। सेकेंड इज आर FN बलसारा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस, इन विच क्लासिफिकेशन टेस्ट इज propounded। सो आर्टिकल 14 को बेसिकली क्लासिफिकेशन टेस्ट के लिए जाना जाता है। अगर हमें किसी भी एक्ट को टेस्ट करना है कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है या नहीं, तो हम ये टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन टेस्ट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, एक होता है इंटेलिजिबल इनर्शिया एंड द सेकंड वन इज रैशनल नेक्सस। बट विथ टाइम दिस टेस्ट स्टार्टेड गेटिंग ओल्ड, सो दिस टेस्ट इज नोन एज ओल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। ओके। एंड new doctrine of equality was propounded in the case of E.P. Royappa versus State of Tamil Nadu. Principle of natural justice and reasonableness, strike down arbitrariness, also known as new doctrine of equality. इस केस में कहा गया था कि आर्टिकल 14 का मेन ऑब्जेक्टिव है टू एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रीजनेबलनेस। अगर कोई भी एक्ट आर्बिट्रेरी है तो वो इक्वालिटी को वायलेट करेगा ही करेगा, बिकॉज arbitrariness and equality are sworn enemies. So article 14 mainly aims at striking out arbitrariness. आर्टिकल 14 से रिलेटेड कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। आर्टिकल 14, ये जो हमारा रूल ऑफ लॉ है एज एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14, ये बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके। नाउ देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ इक्वालिटी, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, या फिर हमारे कोई भी गवर्नर हैं, वो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं अंडर आर्टिकल 361। क्या क्या इम्यूनिटी है एक एक करके देखते हैं। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। गॉट इट। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। No process for imprisonment shall be issued from any court during his term of office. No civil proceeding shall be instituted
no civil proceeding shall be instituted during his term of office in any court until expiration of 2 months next after notice has been delivered to him. ये जो सारी इम्यूनिटीज़ हैं ये हमारे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को मिलती है अंडर आर्टिकल 361. आर्टिकल 361A says that no person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court on proofs, evidences of publication in newspaper, by radio, by television, of substantially true report of any proceeding, on both House of Parliament or House of Legislature of State. Clear? Article 105 says that no member of Parliament shall be liable to any proceeding in any court in respect to anything said or any vote given by him or her in Parliament or any committee thereof. Next is our Article 194, which says that same as Article 105, but in relation to state legislature said or done in Parliament. Article 31C is exception to Article 14. It provides that law made by state for implementing the DPSP contained in Clause B or Clause C of Article 39 can't be challenged on the ground that they are violative of Article 14. Article 39B and C has more power than Article 14. Supreme Court held that where Article 31C is come in, Article 14 go out. Immunity from criminal and civil proceedings to foreign sovereigns, rulers जो बाहर के देश से आते हैं, ambassadors, diplomats, all these enjoy immunity. Got it? यहाँ पे हमारा Article 14 खत्म होता है. Let's move to Article 15. Article 15 says that the state shall not discriminate against any citizen on ground of religion, race, caste, sex, place of birth. ओके क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि केवल इन 5 ग्राउंड्स पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इज इनवैलिड. बट जैसा आर्टिकल 14 में हमने देखा था, बेटर ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर इन सारे ग्राउंड्स के साथ में कोई रिलेटिव फैक्टर है और उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्शन की जाती है तो वो वैलिड होता है. अगर मान लीजिए कास्ट के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ओके, लेकिन अगर कोई रेलिवेंट फैक्टर है, अगर हम उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो वो वैलिड माना जाएगा. ओके जैसे डॉक्टर्स की जॉब के लिए या एयर होस्टेस की जॉब के लिए अगर वुमेन को फेवर किया जा रहा है तो वो वैलिड रहेगा. स्टील इंडस्ट्रीज़ या हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए मेन को फेवर किया जा रहा है तो वो भी वैलिड होगा. चलिए अब देखते हैं कि ये जो 2 क्रूशियल वर्ड हैं जो हमें इस प्रोविज़न में दिए हुए हैं, इस आर्टिकल में दिए हुए हैं, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली, नॉट जस्ट अबव 5 बट ऑल्सो नॉट टू डिस्क्रिमिनेट ऑन अदर ग्राउंड एज वेल. इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ केवल इन 5 ग्राउंड्स पे, ऐसा नहीं है कि इन 5 ग्राउंड्स पे ओनली डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आप किसी भी ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 इज नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. किसी का भी एक्सेस नहीं रुकना चाहिए शॉप्स के लिए, पब्लिक रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए. आप किसी भी वेल का यूज़ कर सकते हो, टैंक्स का यूज़ कर सकते हो, बेदिंग गार्ड्स का, रोड्स का, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट का, मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स. इन किसी भी ग्राउंड्स पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो. दिस प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. यहाँ पर आपके साथ ना तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर सकता है और ना ही प्राइवेट इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर सकता है. अब एक्सेप्शन देख लेते हैं हम आर्टिकल 15 के. State is permitted to make any special provision for women and children, any socially and educational background classes for SCs and STs. ये मैंने अभी आपको ऊपर बता चुकी हूँ मैं. स्टेट स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है वुमेंस के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए या भी कोई भी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए. ठीक है, होप आपको आर्टिकल 15 क्लियर हो गया होगा. नाउ मूव टू आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. देखिए आर्टिकल 14, 15, 16 तीनों ही इक्वालिटी की बात करते हैं. आर्टिकल 14 इक्वालिटी को वाइडेस्ट टर्म में डिस्कस करता है.
इक्वालिटी बिफोर लॉ में। इसके बाद आता है आर्टिकल 15 जो प्रोटेक्ट करता है इक्वालिटी को और प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को 5 ग्राउंड्स पर, दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद इक्वालिटी डिस्कस की गई है आर्टिकल 16 के अंदर। आर्टिकल 16 लिमिटेड है एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स के मैटर्स में। लेट्स डिस्कस। आर्टिकल 16 जो है ये केवल और केवल सिटीजन्स को अवेलेबल है, ठीक है। 16 क्लॉज 1 सेज दैट स्टेट के पास जितने भी जॉब हैं, इक्वालिटी फॉर ऑल इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। स्टेट के पास जितने भी जॉब्स, जितनी भी अपॉर्चुनिटी है, उनमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उनमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। गॉट इट। 16 clause 2 says that no citizen can be discriminated on the ground of religion, race, caste, sex, decent play and place of birth। जैसे आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स दिए गए थे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वैसे ही 16 क्लॉज 2 में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस दिया हुआ है। इसमें गिवन डिसेंट और रेजिडेंस आर्टिकल 15 में गिवन नहीं है, जैसे हमने देख लिया। सो 16 क्लॉज 2 ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं कि इसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को लूँगा या नहीं लूँगा, पर इन 7 ग्राउंड के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। आप 16 क्लॉज 3 के अंदर रेजिडेंस के बेसिस पर रिजर्वेशन रख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको अलाउ कौन करेगा? ये पार्लियामेंट बाय लॉ अलाउ कर सकता है। दिस वाज आवर आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 says that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. इस आर्टिकल को समझने से पहले इन वर्ड्स को समझते हैं, अनटचेबिलिटी और ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ को। देखिए, हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है ना, ये सालों पुरानी है। इसके अगेंस्ट जो स्ट्रगल चले आ रहे हैं वो भी काफ़ी पुराने हैं। इंडिपेंडेंस से पहले भी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट काफ़ी सोशल मूवमेंट चल रहे थे, जिनके लीडिंग फिगर्स थे ज्योतिबा फूले जी, बी.आर. अम्बेडकर जी। तो आर्टिकल 17 का जो पहला वर्ड है और पूरे आर्टिकल का जो की वर्ड है वो है अनटचेबिलिटी। बट ये जो वर्ड है ये ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ना ही किसी एक्ट में डिफाइंड है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग ओवरलैप है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने आर्टिकल 17 बना दिया और उसमें डाल दिया इन्वर्टेड कॉमास में ये वर्ड अनटचेबिलिटी। बट इस वर्ड को डिफाइन नहीं किया, इसका एप्लीकेशन भी नहीं बताया। इस वर्ड का एक्सटेंट और एप्लीकेशन हमें पता चलता है हमारी जुडिशरी से। गॉट इट। अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 फॉरबिड करता है, अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। और अगर इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉरबिड करने के बाद भी अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी एज पर लॉ। अब हमने पनिशमेंट की बात की है, तो पनिशमेंट किस आर्टिकल के अंदर दी जाएगी? देयर आर रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 35 एंड फंडामेंटल राइट्स। जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा उसे पनिश किया जाएगा। और आर्टिकल 35 ये कहता है पूरे पार्ट 3 में जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करनी है वो आर्टिकल 35 के थ्रू होगी। अब हम अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कुछ एक्ट्स देख लेते हैं। कुछ प्रोविजंस के मैंडेट को फुलफिल करते हुए पार्लियामेंट ने पास किया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। पर आगे जाके पता चला इस एक्ट में दी गई पनिशमेंट इनएडुकेट है, इसलिए इस एक्ट में चेंजेस लाने के लिए 1965 में कमेटी बिठाई गई। कमेटी का नाम क्या था? 1965 में एक कमेटी बैठी जिसका नाम था कमेटी ऑन अनटचेबिलिटी, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट्स। इस कमेटी की रिकमेंडेशन को फुलफिल करने के लिए 1976 में
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लाया गया। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लाया गया। ओके, यहाँ पे हमारा आर्टिकल 17 भी ख़त्म होता है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाउ मूव टू आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 इज़ अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के पास महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, राय बहादुर जैसे बड़े बड़े टाइटल थे। ये टाइटल इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिले थे। ये टाइटल्स हेरिडिटरी टाइटल्स थे, लेकिन आम जनता के लिए तो इस तरह के कोई टाइटल नहीं थे। तो इस तरह हमारे समाज में टाइटल की वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का मानना था इन टाइटल्स को कंटिन्यू किया गया तो आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए इक्वालिटी का वायलेशन होगा। दैट्स द रीज़न आर्टिकल 18 अबॉलिश ऑल द हेरिडिटरी टाइटल्स। आर्टिकल 18 abolished all the hereditary titles. Okay. It also prohibit a citizen of India from accepting titles from any foreign state. अगर कोई भी फॉरेन कंट्री इंडियन सिटीज़न को, अगर कोई भी फॉरेन कंट्री इंडियन सिटीज़न को अगर कोई टाइटल देना चाहे तो इंडियन सिटीज़न अपनी मर्जी से टाइटल नहीं ले सकते। आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेसिडेंट अगर अलाउ करेंगे तभी आप ले सकेंगे। ओके, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस इन आर्टिकल 18, दैट इज़ मिलिट्री डिस्टिंक्शन, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, कॉलोनल। एकेडमिक डिस्टिंक्शंस होती हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर एक्सेट्रा। तो ये सारी जो डिस्टिंक्शंस हैं ये एक्सेप्टेबल है, ये वैलिड हैं, ये अलाउड है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इंडियन गवर्नमेंट कुछ नेशनल अवार्ड्स भी देती है लाइक भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री। These awards are allowed, but these awards can't be used as suffixes or prefixes to the name of awardee. इन अवार्ड्स को आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते या नाम के पीछे नहीं लगा सकते। लेकिन आर्टिकल 18 जो है ना, आर्टिकल 18 सिर्फ एक डायरेक्शनल आर्टिकल है कि ऐसा करो मत, लेकिन देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 18। कोई भी पेनल्टी नहीं है अगर आप आर्टिकल 18 को वायलेट करते हो, बट पार्लियामेंट कैन पास लॉ अगर उनको ऐसा कोई लॉ बनाना है। ओके, अभी तक ऐसा कोई लॉ है नहीं। सो हमारा आर्टिकल 18 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियोस में ना हमने फंडामेंटल राइट का बैकग्राउंड देखा, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 कवर किया। इसके बाद के जितने भी आर्टिकल हैं आई विल अपलोड इन सेपरेट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Comment below for more such videos. Thank you. Jai Hind.